बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गज़ल का उन्वान है ग़ज़ल फ़ैज़, जिसके शायर रोमानियत और इनकलाब के अलंबरदार शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब हैं। गज़ल की तशरीहात से पहले एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के कलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो रोमानियत के पर्दे में अपने वतन से मुखातिब हैं। अल्फाज का चुनाव और उसकी खूबसूरती से यूँ महसूस होता है जैसे कोई शायर अपने महबूब के हुस्न की तारीफ़ कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो फ़ैज़ के अजीम मकसद की निशानदही है जो उन्हें अपने वतन से मोहब्बत की सूरत में उन्होंने अपने दिल को लगा लिया था। गज़ल की तशरीहात में यूँ महसूस होगा जैसे कि फ़ैज़ अपने महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपने वतन से ही मुखातिब हैं। आइए गज़ल की तशरीहात का जायज़ा लेते हैं। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलों से मुराद हैं फूल, बादे नौ बहार बहार की हवा, गुलशन बाग को कहा जाता है और कारोबार काम को कहा जाता है। अब इस शेर को अगर समझा जाए तो शायर का कहना है कि बहार आ चुकी है, लेकिन जितनी भी खूबसूरती उनके इर्द गिर्द मौजूद हो, अगर महबूब मौजूद ना हो तो ये बहार अधूरी है। तशरी मौसम बहार की हसीन मंजर कशी करते हुए शायर कहते हैं कि बहार की आमद से रंग बरंगे फूल अपना हुस्न दिखा रहे हैं। बहार की हवा दिल में खुशी के फूल खिला रही है, दिल में खुशी की लहरें मौजें मार रही हैं। ऐ मेरे दोस्त आ जाओ ताकि बहार का लुत्फ़ दोबाला हो जाए। यहाँ फ़ैज़ ख़ास तौर पर कायदे आज़म की रूह को याद कर रहे हैं कि अगर वो मौजूद होते तो उन्होंने जो पौधे अपने हाथ से लगाए थे वो अब एक गुलशन की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। वतन अपनी राह पर रवां दवां है। अगर वो मौजूद होते तो गुलशन का कारोबार यानी कि उनके मुल्क का कारोबार नहायत बेहतरी से और ख़ूबसूरती से मज़ीद चल सकता था। फ़ैज़ इसी बात का इजहार करते हैं कि अगर कायदे आज़म मौजूद होते तो हमारे मुल्क की सूरत हाल और होती, मगर अफसोस सद अफसोस कि वो अपने गुलशन यानी पाकिस्तान की बहार देखने के लिए ज़िंदा ना रह सके। क़फ़स उदास है यारो सवा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। मरकज़ी ख़्याल है कि ऐ साथियों मुझे इस कैद में कोई पैगाम भेजो। तशरी इस शेर की ये है कि शायर तन्हाई के आलम में इंतहाई परेशान हैं। वो अपने दोस्तों से मुखातिब हैं कि वो उनकी उदासी का ख्याल करते हुए हवा के दोष पर कोई पैगाम भेजें। दरअसल फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ रावलपिंडी साजिश केस के सिलसिले में जेल में भी कैद रहे और वो अपने मुल्क के हालात के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने दोस्तों से इस बात की दरख्वास्त की कि वो उन्हें जल्द अज जल्द उनके मुल्क के हालात की ख़बर दें या मुल्क के हालात के बारे में बताएं। कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले। कुंजे लब से मुराद है होंठों का गोशा, शब रात को कहा जाता है। सरे काकुल सर के बाल, मुश्क बार से मुराद है खुशबूदार। मरकज़ी ख्याल ये है कि काश मेरे शबो रोज़ आज़ादी की हालत में अपने वतन में गुजरें। अगर अल्फाज का जायज़ा लिया जाए तो यूँ महसूस होता है कि शायर इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि कभी कोई सुबह उनके ऊपर ऐसे आए कि उनकी महबूब के होंठों के गोशों से ऐसे अल्फाज निकलें जो उनकी रूह को तस्कीन पहुँचाएँ, और कभी कोई ऐसी शब आए जो कि उनके महबूब की जुल्फ़ों की वजह से खुशबूदार और महकी हुई हो। लेकिन दर हकीकत रोमानियत के पर्दे में शायर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश कोई ऐसी सुबह हो कि मुझे तुझसे हम कलामी का शर्फ हासिल हो, और कोई ऐसी रात आए जिसकी फ़ज़ा में तेरी जुल्फ़ों की खुशबू फैली हुई हो, यानी कि वो आज़ादी की हालत में अपने वतन के लोगों के साथ आज़ादी, अमन, सुकून और इज़्ज़त का हसूल उनके लिए मुमकिन हो, और इन्हीं चीज़ों के वो अपने अहले वतन के लिए और अपने लिए ख्वाहिशमंद है। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। गम गुसार से मुराद ऐसे अफराद हैं जिनका गम एक होता है। मरकज़ी ख्याल ये है कि वतन के नाम पर सब लोग यकजा हो जाते हैं। तशरी तकलीफ़ और मुसीबत का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान दूसरे की माली मदद नहीं कर सकता, लेकिन हमदर्दी के दो बोल बहुत बड़ी दौलत होते हैं। शायर का कहना है कि मसाइल के हल के लिए वो लोग भी ज़रूर मदद करेंगे जो ख़ुद उन मसाइल का शिकार रहे हैं, और मुल्क के नाम पर कुर्बानी भी देंगे। तारीख़ भी इस बात की शाहिद और गवाह है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई कड़ा वक्त आया तो यहाँ की आवाम ने अपनी दौलत और अपनी मर्तबे को मद्देनज़र ना रखते हुए यकजहती का और यकजाई का सबूत दिया है।
یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج بھی دنیا کے نقشے پر قائم اور دائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ شب ہجراں سے مراد ہے جدائی کی رات اور اشک سے مراد ہے آنسو۔ عاقبت آخرت کو کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ ہماری برداشت کی ہوئی مصیبتوں سے آنے والی نسلوں کا بھلا ہوگا۔ شاعر رومانیت کے پردے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جدائی کی حالت میں انسان جو تکالیف برداشت کرتا ہے، پوری رات آہو فغاں کرتا رہتا ہے، جب صبح کا وقت آتا ہے تو وہ شب ہجراں ختم ہو جاتی ہے، جدائی کی رات ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے نصیب میں سویرا آ جاتا ہے۔ لیکن رومانیت کے پردے میں انقلاب پسندی کی بات کرتے ہوئے شاعر کا کہنا ہے کہ جدائی کی حالت میں برداشت کی ہوئی مصیبتوں کو ختم کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی دی ہوئی قربانیوں سے، وطن کے لیے برداشت کی ہوئی تکالیف سے آئندہ آنے والی نسلوں کا بھلا ہوگا اور وہ ایسے ملک کی فضاؤں میں سانس لیں گے جس کی خواہش کی گئی تھی، اور یعنی کہ وطن کے آنے والے دن ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں کے برداشت کیے جانے کی وجہ سے اچھے ہوں گے اور ان کے لیے بہتری کا سبب بنیں گے۔ نہ صرف ان کے لیے بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی اس کی وجہ سے بھلا ہوگا۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ مرکزی خیال ہے کہ ہمارے جنون کی گواہی ہمارا پھٹا ہوا لباس دے گا۔ حضور یار سے مراد ہے محبوب کے دربار میں دفتر جنون دیوانگی یعنی پاگل پن کی، گریباں کا تار تار یعنی گریبان کا ایک ایک دھاگا۔ تشریح ان سے کی جا رہی ہے کہ اگر ہم سے ہماری دیوانگی، ورافتگی اور محبت کا ثبوت طلب کیا گیا تو ہمارا چاک گریبان اور پھٹا ہوا لباس ہمارے پاگل پن کی گواہی دیں گے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اور اس کے اہلکاروں نے ہم سے اس بارے میں سوال کیا کہ میں نے اپنے وطن کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، تو ان کی صحیح ہوئی مصیبتیں، خاک و خون میں بھرا ہوا وجود، ان کی قید و بند کی صعوبتیں بطور گواہ موجود ہوں گی، جو کہ ان کی وطن کے لیے برداشت کی ہوئی مصیبتوں کی گواہی بزبانِ خود ہوں گی۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تشریح غزل کے مقطع میں فیض اپنے مقصد عظیم کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری نگاہوں میں میرے وطن سے عزیز کچھ بھی نہیں، میں اپنے وطن کی خدمت کا عظیم فریضہ ضرور پورا کروں گا۔ اگر کسی نے میرے مقصد سے ہٹانے کی مجھے کوشش کی تو میں پھانسی کے تختے کو ترجیح دوں گا، لیکن وطن کے لیے اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹوں گا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی نظروں کے لیے، اپنی ذات کے لیے ایک مقام کو چن لیا ہے اور اس معیار سے میں کم تر کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی اب اگر میرے کوئے یار کہا جاتا ہے محبوب کی گلی کو، اور سوئے دار سے مراد ہے پھانسی کا تختہ، اگر یعنی میرے محبوب کی گلی سے یعنی میرے وطن سے مجھے نکالا گیا تو میں اپنے وطن کو چھوڑنے کی بجائے پھانسی کے تختے کو ترجیح دوں گا۔ اس غزل کے اندر مختلف قواعد استعمال کیے گئے ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تراکیب: غزل میں مرکب اضافی کا استعمال کیا گیا ہے۔ مرکب اضافی سے پہلے آپ کو مرکب کی تعریف کا علم ہونا چاہیے۔ مرکب دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، اور مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی جائے۔ مثلاً احمد کا گھر، نقشہ عالم۔ اس غزل کا ذرا جائزہ لینے پر معلوم ہوگا کہ کنجے لب، دفتر جنوں، شب ہجراں، حضور یار، کوئے یار اور سوئے دار، یہ تمام کے تمام الفاظ مرکب اضافی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الفاظ اس غزل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس غزل میں سند تضاد استعمال کی گئی ہے۔ یہ وہ سند ہے جس میں ایسے دو کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثلاً شبنم و گل میں فرق اتنا ہے، ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے، تو اس لائن میں ہنسنا اور رونا تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس غزل کے تیسرے شعر میں سند تضاد کو استعمال کیا گیا ہے۔ فیض احمد فیض کے حالات زندگی۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو ہوئی۔ غالب اور اقبال کے بعد آپ اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتاز اشتراکیت اسٹالنسٹ فکر کے کمیونسٹ تھے۔
फैज़ ने 1941 में लबनानी निज़ाद बरतानवी शहरी एलिस जॉर्ज से श्रीनगर में शादी की। 9 मार्च 1951 को फैज़ को रावलपिंडी साजिश केस में मुआवनत के इल्ज़ाम में हुकूमत वक्त ने गिरफ़्तार कर लिया। आपने 4 साल सरगोदा, साहिवाल, हैदराबाद और कराची की जेलों में गुजारे, जहां आपको 2 अप्रैल 1955 को रिहा किया गया। जिंदानामा की बेशतर नज़में उसी अरसे में लिखी गई हैं। रिहा होने के बाद आपने जलावतनी इख्तियार कर ली और लंदन में अपने ख़ानदान समेत रिहाइश पजीर रहे। 1959 में पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल में बतौर सेक्रेटरी तैनात हुए और 1962 तक वहीं काम किया। 1964 में लंदन से वापसी पर आप अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए और आपकी वफ़ात 20 नवंबर 1984 को हुई। फैज़ अहमद फैज़ अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे और इंतहाई उम्दा शायर थे। फैज़ के कलाम की खसूसियात। फैज़ तरक्की पसंदों के इमाम तसव्वुर किए जाते हैं। उन्होंने नहायत खलूस और फ़नकारी के साथ अपने नज़रियात और रुझानात को शेर में अदा किया। फैज़ के यहाँ इनकलाब आफरीन रुमानियत पाई जाती है, इसीलिए आपको शायर इनकलाब रुमानियत कहा जाता है। समाजी इंसाफ और मसावात कलाम फ़ैज़ का अहम मौजू है। फैज़ के यहाँ अलामतों के मफ़ाहीम की तलाश पेचीदा नहीं, इसीलिए वो आम कारी के फ़हम के करीब हैं। फैज़ की शायरी की मेराज ये है कि उन्होंने उर्दू रवायती शायरी से भी अपना ताल्लुक़ कायम रखा और असरी तकाज़ों यानी ज़माने के तकाज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं किया, दोनों को अपने साथ साथ लेकर चले। नमूने कलाम। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। आओ कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम अहले कफ़स तन्हा ही नहीं, हर रोज़ नसीमे सुबह वतन, यादों से मुअत्तर आती है, अश्कों से मुनव्वर जाती है। मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डबोई हैं उंगलियां मैंने। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।